जावेद अख्तर और सलीम खान साहब जो अपने जमाने के टॉप ऑफ द टॉप राइटर्स, मतलब उनसे बेहतर उनसे ऊपर कोई नहीं। कामयाब जो लोग होते हैं ना वो बहरहाल एक रूटीन बना लेते हैं। सलीम खान साहब की एक बड़ी जबरदस्त बात थी, उन्होंने कहा लिखना है तो पढ़ो। सबसे मुश्किल चीज जो है ना फिल्म में वो स्क्रीन प्ले ही है। हाँ। तो शाहरुख खान वाज मुन्ना भाई एमबीबीएस, संजय दत्त ना होता, संजय दत्त ना होता, और सर वो संजय दत्त के अलावा कार ही कोई नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता सर। संजय दत्त इज नॉट अ ग्रेट एक्टर, हाँ। लेकिन वास्तव की कास्टिंग ही वो है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बस वीकेंड खत्म होने लगा। सर वीकेंड नहीं खत्म होता सर। वाह। ये आप ना, ये आपने आपका एक मेंटल ब्लॉक मान गया ये कि सर वीकेंड की ना वो डिफाइन होता है आप उस दिन करते क्या हो। सर जो चीज़ें एक शख्स वीकेंड पे करता है ना, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब वो दाखिल होता है, जो वर्किंग डेज होते हैं, वो उसके अंदर भी उसके चंद अनासर ना रेंगता रहे साथ साथ, तो सर फील ही नहीं होगा। सर वीकेंड ये सर, ये हमने ना सोसाइटल नॉर्म्स जो है ना उनको अब तोड़ना है सर। हमने आगे निकलना है इन चीज़ों से। ये जो डब्बे हैं ना सर, डब्बे से थे आउटसाइड द बॉक्स हो जाना सर। हमने छाल बाहर मारे, छोड़े सर वीकेंड। यानी कि वीकडे पे भी आपने रोज पार्टी करनी है सर और वीकेंड पे भी आपने रोज काम करना है। हाँ। यानी कि सब कुछ, मतलब हफ्ते के एक दिन और दूसरे दिन में कोई फर्क ही नहीं रहने देना। वाह। सर हम वीकेंड पे काम कर रहे हैं ना सर, इनको शो मिल रहा है, तमाम दिन मिल रहा है, संडे के दिन शो मिल रहा है इनको, अगर तो इसका मतलब है हम तो वीकेंड पे भी काम कर रहे हैं, तो त्योहारों के कर रहे हैं। तो सर ये फर्क ही नहीं करना हमने सर। ये मॉडर्न लिविंग जो है ना ये इसी तरह है सब। उसके साथ साथ मॉडर्न लिविंग से दो स्टैट्स मैं आपको बताना चाहता था। ये जेन जीज जो है ना, इन्होंने सर दो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है ना उनको वक्ता डाला हुआ है। आजकल बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि इसको क्या करें। सर सिगरेट स्मोकिंग 80 ईयर्स के बाद अमेरिका के अंदर 80 साल का सबसे लोएस्ट पॉइंट, मतलब 1970s में 40% अमेरिकन जो थे सिगरेट पीते थे सर, अब सिर्फ 10% रह गए सर 2024 में। एक तो सिगरेट खत्म कर रहे हैं, दूसरा सर अल्कोहल के जो स्टैट्स हैं मतलब ड्रिंकिंग के भी, वो भी एट एन ऑल टाइम लो है। तो दो चीज़ें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं और दोनों बहुत बड़े टाइटन्स हैं, इंडस्ट्री की बहुत बड़ी चीज़ें हैं, वो अमेरिका में और दीगर दुनिया के अंदर वो कम हो रही। वाह। तो सर ये मुस्बत भी है और ये कुछ लोगों के लिए मनफी भी होगा। बिल्कुल सर। वो इसकी जो आपने कहा ना कि फर्क नहीं करना, उस पर मुझे याद आ गया कि वो एक ग्रुप में एक दोस्त के बारे में बात चल रही थी, तो किसी ने कहा कि यार ये मतलब स्ट्रेट है या ये गे है या ये बात, और कहनी ए फर्क ही नहीं करता। सर वेरी नाइस। फर्क ही नहीं करता सर। बहरहाल सर लोगों को सर मुबारक हो इन सारी चीज़ों की कि जेन जीज जो हैं अब वो डोमिनेट, जो भी यूथ होती है ना सर वो डोमिनेट करती है चीज़ों को, और वो फिर आपको ट्रेंड्स बना के देती है कि यार स्मोकिंग कूल नहीं है, तो अब आपने कम कर दी। ड्रिंकिंग इज नो लॉन्गर गुड फॉर यू, तो कम कर दी उसको। सर ये बेहतरीन चीज़ें हैं। इतना ज्यादा जी के क्या करोगे? हाँ क्या करोगे। नहीं नहीं सर, फिर वेरी है। हाँ जो मुस्बत खबर है सर, मैंने कहा शुरुआत मुस्बत करें, लेकिन सर शो आज का मैं इनको बता दूं वो किसी खबर के बारे में नहीं है। आपने और मैंने एक चीज़ देख छोड़ी अमेजोन पे, और कुछ दिन हो गए थे मेरे ख्याल में फिल्म का रिव्यू। ये आया, फिल्म नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है जो कि अमेजोन पे आई, एंग्री यंग मैन के नाम से। सलीम जावेद अख्तर और सलीम खान साहब जो अपने ज़माने के एक सब टॉप ऑफ द टॉप राइटर्स, मतलब उनसे बेहतर उनसे ऊपर कोई नहीं। अच्छा मुझे एक हद तक अंदाजा था, आप तो बाकायदा क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया चीज़ों की, तो आपको तमाम चीज़ें पता थी पहले से, लेकिन देखने वाले को एज अ फ्रेश सेट ऑफ आइज सर इतनी वेल मेड और इतनी इंफॉर्मेटिव, और एक दौर का उन्होंने हमें एक ऐसी आईन रोशनी डाली एक ऐसे दौर पे जो यूथ का, चूंकि हमने शुरू किया यूथ से जान के मैंने किया कि ये सब कुछ छोड़ दी अभी, तो इधर फोकस करें ताकि ये माजी की जो चीज़ें हैं, ये जो हिस्ट्री का हिस्सा है, अब किसी ने शख्स ने, किसी चीते ने इनको कंपाइल कर दिया आपके लिए, कि मतलब आने वाली नस्लों के लिए अगर उन्होंने पूछना है कि यार एक बॉलीवुड में वो दो जो राइटर्स थे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन थे जिन्होंने सबसे कामयाबी हासिल की उसके अंदर, तो वो सलीम जावेद थे। तो ये डॉक्यूमेंट्री उस चीज़ के बारे में। बिल्कुल सर, कमाल की फिल्म है। मुझे ज़्यादातर चीज़ें मतलब प्रोफेशनल उसमें तो पता थी, हाँ जाहिर है फैमिली की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, लेकिन मज़ा ही आ गया। क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ऊपर से व्हाट अ रन सर, ना कि मतलब मेरे ख्याल में 24 फिल्में की और उनमें से 22 हिट। दिस वोंट हैपन अगेन, दिस मतलब वोंट हैपन अगेन। और दूसरे इसमें एक और बात भी है, वो ये है कि जो दो फिल्में बार बार जिसका जिक्र हो रहा था कि जी बहुत बुरी तरह पिट गई, उनमें से एक शायद त्रिशूल थी और दूसरी शान थी। हाँ। अच्छा, इसमें मजे की बात ये है, वैसे मैं कोई बहुत बड़ा शान फैन हूं नहीं, लेकिन शान पिट गई थी, लेकिन शान के जो रीरन्स हुए हैं उसमें शान ने पैसे बनाए हैं। अच्छा ओके ओके ओके, तो ये भी सर दुनिया भर में बहुत ऐसी फिल्में हैं जो कमर्शियल सक्सेस नहीं होती, जैसे अंदाज अपना अपना, स्कारफेस,
मतलब और दीगर कितनी फिल्म हैं जो बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं है, बाद में वो अपनी एक रिदम बना लेती हैं। तो ऐसे हो जाता होता है कि ऑडियंस को समझ ही नहीं है वो क्या कर रहे थे। लेकिन आई थिंक ये वो इस फिल्म की आप बात कर रहे हैं जिसका शोले से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, विलन है, गंजा है और बहुत चीज़ें थी उसके अंदर। बिल्कुल, वो बेसिकली शोले को अर्बनाइज अर्बनाइज कर दिया था, हाँ, तो वो नहीं चल पाई। वो नहीं चल पाई। हाँ असल में शोले में ना 12 मसाले पूरे हो गए थे, हाँ वो शान में नहीं हो सके। तो शोले शोले सर, वैसे तो खैर वही वाली बात है कि हमारी इस देखने से बहुत पहले भी कई दफा इस पे बात हुई है। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने दीवार ज्यादा दफा देखी हुई है अच्छा अच्छा शोले से। अच्छा। लेकिन फिर वही बात है कि शोले के 12 मसाले पूरे थे, दीवार में 12 मसाले पूरे नहीं थे। सर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शोले का देखें ना सर, एक डायनामिक ही इतना मजेदार था। मतलब हम शोले को डिस्कस करनी है, हम तो उस डॉक्यूमेंट्री करने हैं, बट ऑब्वियसली किया नहीं जा सकता क्योंकि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री के अंदर 2-3 जगह जो पेग्स थे उसमें से एक बहुत बड़ा ये था कि शोले के बाद ना गेम चेंज हो गई थी सारी चीज़ की। मतलब एवरीबडी, इंडियन सिनेमा बिकेम बिफोर शोले एक इंडियन सिनेमा था और शोले के बाद एक इंडियन सिनेमा। तो जैसे हम कहा जा सकता है कि मतलब एक हद तक जो हमने मौला जट में किया वो शोले में, नॉट कंपेयरिंग द टू, बट इंडस्ट्री वाइज शायद वो बड़ी हिट्स थी उनके। बिल्कुल सर, और आप उस दौर में देखें ना, मतलब बिफोर शोले के जंजीर में, मतलब बगैर गानों के हीरो, वाह, ये मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए थी। मोल्ड ही तोड़ते रहे ना वो सर दोनों मिलके। और सर बाकी उनकी सर पर्सनल जो थी सारी वो जो चीज उन्होंने दिखाई, एक जिससे आप पर्सनल पे आने से पहले दीवार का जो है ना, वो मुझे एक याद है, मतलब आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मैंने एक वो आर्टिकल भी लिखा था बीबीसी पे सेंसर फ्रेंडली गाली पे, और वो लिखा तो था क्योंकि उन दिनों में पाकिस्तान में वो खादिम साहब की वजह से पैंतीस सेरी बड़ा मशहूर था। लेकिन उस पे ना मुझे वो ख्याल, मैंने शुरू उसको किया दीवार से, क्योंकि उसमें शशि कपूर जो है ना वो बार बार कहते हैं पैंदी टकी। तो अब ये जो सेंसर फ्रेंडली गाली का भी मेरे ख्याल में जो है ना, मतलब कैमरे के ऊपर, वो इस फिल्म से दीवार से शुरू हुआ है कि ना कि भैंस की आंख। तो इस किस्म की चीजें जो है, ये भी एक मुझे ट्रिविया इंटरेस्टिंग है सर, इंटरेस्टिंग है। और बाकी सर देखिए, जिसके अंदर जो सबसे जबरदस्त चीज मुझे लगी ना, वो मतलब एक आई थिंक फिल्म जर्नलिस्ट जो कहती है कि आप सोचें, यहाँ पे करण जौहर कमेंट आते हैं, कहती है सोचें आपकी एक फिल्म आ रही है, इसमें अमिताभ है, वो पूछते हैं राइटर कितने पैसे ले रहे हैं, कहते हैं 12 लाख, कहते हम 1 लाख ऊपर लेंगे उससे, या अमिताभ 11 ले रहे हैं, हम 12 लाख लेंगे। मतलब आजकल के दौर में सर कोई राइटर किसी प्रोड्यूसर के पास जाए और कहे कि तुम्हारे स्टार कितने पैसे ले रहा है, वो कहे 5 करोड़, कि हम 6 लेंगे, ये हो नहीं सकता ना सर आजकल के दौर में, इट्स इनकंसीवेबल क्यों। तो वो उस दौर के अंदर वो यही है ना कि जी जब वो फिल्म पहली थी या दूसरी थी उनकी, और उसके अंदर उनको क्रेडिट नहीं मिला उसके अंदर, तो उसने अपने बंदे को स्टेंसिल बनवा के कहा कि जब पोस्टर पे लगाओ कि किसकी फिल्म है, और उसके बाद इनके नाम की वजह से फिल्म चलती थी सर। ये सर मैं इंडियन सिनेमा तो छोड़े, हॉलीवुड के अंदर भी आप देख लें तो बड़े कम इस तरह राइटर्स खास तौर पे, मतलब क्रिस्टोफर नोलन तो राइटर डायरेक्टर भी है ना, जो उसका भाई लिखता है और वो बनाता है, तो वो डायरेक्टर क्रेडिट तो मिल जाता है आपको, लेकिन प्योर राइटिंग और स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले और डायलॉग की बेसिस पे फिल्म की पहचान बन जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, और ये तो बहुत दफा इससे पहले भी जावेद अख्तर साहब जो है ना एडमिट कर चुके हैं कि ये जो डेयरिंग थी ना, ये सलीम के अंदर थी। वो नजर भी आता है सर उनकी पर्सनैलिटीज में कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ था एक दूसरे से, कॉन्ट्रास्टिंग थी, कॉम्प्लीमेंट्री थी। कहते हैं जब पहली दफा इतने ज्यादा पैसे भी मांगे तो मैं तो घबराया हुआ था, तो सलीम ने कहा नहीं ऐसी की तैसी मांगो। तो ये बड़ा जबरदस्त डायनामिक था। एक और चीज जो मुझे लगी ना कि आप देख रहे थे कि ये ना थोड़ा सा इसके अंदर ये वो उस किस्म के लोग थे जो रिफ्लेक्ट करते हैं ना बार बार अपनी लाइफ पे। तो वो कह रहे थे कि यार कॉकी हम हो गए थे उस दौर में, ठीक है, और सक्सेस ने इतने लोगों को खराब नहीं किया, फेलियर ने इतने लोगों को खराब नहीं किया जितने सक्सेस ने कर दी, इस किस्म की बातें। अच्छा, फिर भी बात है, जिस तरह आप एक्टर की बात कर रहे थे ना कि वो जितने पैसे भी मांग ले, एक्टर भी तो कॉकी होते हैं, एक्टर भी तो ये सारा कुछ करते हैं, वो कभी नहीं कहते कि यार ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये जो है, मतलब एक पार्टनरशिप ऐसी टूट गई ना कि वैसे तो खैर एवरी गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड, और उसको आप रिंगते रहे ना जस्ट फॉर द सेक के कर रहे, जो हम बातें करते हैं, मतलब तमाम हर किस्म की भी कोर्टशिप हो या रिलेशनशिप हो या पार्टनरशिप हो, उसका एक वक्त जब आ जाए ना और वो इतने आप में बहादुरी हो ये कहने एक दूसरे से समझौता करने के लिए यार के, और मेरे सर अपना ख्याल है क्योंकि एंड में मिलते भी हैं ये दोनों ना, मे भी इसमें जिक्र नहीं हुआ इस चीज़ का कि सर कभी कभार आपको ये भी एहसास होता है कि ज़्यादा देर अब हमने एक दूसरे का काम किया ना तो हमारी दोस्ती भी जाएगी फिर, और वो चीज़ जो है ना फिर वो फिर बड़े मुश्किल से वो पुल वापस जुड़ते हैं, कभी कभी जुड़ते भी नहीं। तो मे बी उन्होंने ये भी सोचा हो कि यार हमने इतना अच्छा टाइम गुजारा, उस अच्छे टाइम को याद रखते हुए चले, एंड दे हैड मेड देमसेल्व्स इनटू इंडिविजुअल पीपल इन बॉलीवुड, तो उन्होंने कहा छोड़ देते हैं। असल चीज तो यही है कि उन दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ उसके बाद कोई बात नहीं की कि यूं हो गया था, वो हो गया था, उसका कसूर था,
ये तो कमाल की बात है ना, मतलब एक दफा जावेद ने कहा कि मैं नहीं रहना चाहता साथ, सलीम उसी वक्त उठा और बाहर और खत्म हो गया। अब इसमें देखें ना, फरहान अख्तर का बड़ा अच्छा है कि शुरू में वो रखते भी हैं इस चीज़ को कि हमारे घरों का सिस्टम ही ये था कि सलमान, फरहान, अरबाज वगैरह जो बड़े थे, जोया अख्तर, ये बस हमारे घरों का सिस्टम ही ये था कि कभी हम वहाँ जा रहे हैं, कभी वो वहाँ जा रहे हैं। मतलब जो फैमिली, बड़ी फैमिलीज में जिसमें कजन्स के घर आसपास हो, आसपास ना भी हो, आना जाना लगा रहता है। और उसमें ये एविडेंस जो आप बात कर रहे हैं उसका आया कि जब वो फरहान अख्तर से पूछते हैं फिर आपकी आनिया जानिया ख़त्म हो गए थे, नहीं हमारे लिए तो हो गई, हम खुद नहीं करते थे, लेकिन वहाँ कभी अगर चले जाना या उनका आ जाना तो वो इट वाज नॉर्मल, क्योंकि इतना टाइम गुजारा। और सर देखिए, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि कितनी इंटरेस्टिंग है कि ये जो जिस फील्ड में थे, अब राइटिंग तो वो है ना कि जब यार आए, आप फ़ोन करो यार मुझे एक आइडिया है, ज़रा आ जाओ, या तू आ जाए या मैं आ जाता हूँ। और मतलब उसकी कोई टाइम नहीं है, कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। तो सोचिए सर, बच्चों का बचपन कितना मज़ेदार होगा कि भाई रात को वो पहुंचे हैं वहाँ पे, सुबह के 2 बजे तक राइटिंग चल रही है, बच्चे अपना लगे हुए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड कितना होगा इनके जो बच्चे हैं, और बच्चे भी इन देयर ओन राइट आर ऑल फेमस पीपल। बट फिर उस घर में बड़ा होना सर कि जिसमें जावेद अख्तर बाप है और सलीम खान बाप है आपका, एंड फिर अपनी अपनी करियर्स इंडिविजुअलाइज्ड कैपेसिटी में, जोया और फरहान अख्तर देमसेल्फ, और बाज चले एक हद तक सलमान खान। तो ये क्या माहौल होगा सर, मैं तो सिर्फ वो सोच रहा हूँ। हाँ, और दूसरा ये है कि कामयाब जो लोग होते हैं ना, वो बहरहाल एक रूटीन बना लेते हैं। सो इन्होंने भी बना ली थी, मतलब वही चीज़ के जो फर्स्ट वाइफ थी जावेद अख्तर की, वो ये कह रही थी कि जावेद को सुबह टाइम पे उठने में मसला होता था, लेकिन सलीम खान रेजिमेंटेड था, वो उतने बजे आ चुका होता था, ऑफिस समझ के बैठ के राइटिंग करते थे कि ये ऑफिस आवर्स है, इसमें काम होगा। हाँ। तो ये बड़ा रेजिमेंटेड होना बड़ा जरूरी है, वरना कामयाबी नहीं आप कर सकते। अब बाकी काम सर, काम चलता रहे तो आप जितनी देर मर्जी तक कर लो, बट ऑब्वियसली किसी न किसी चीज में एक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना। जैसे हम भी तो संडे को बैठे हैं सर। बिल्कुल। फिर इसमें एक और जो बहुत खूबसूरत इन्होंने कमाल कर दिया ना, वो ये है कि, और होता बता क्या है, आप जिंदगी में कोई भी अच्छा जब काम करो ना, आर्ट पीस प्रोड्यूस कर लो, हो जब वो हिट हो जाता है ना, तो उसके ऊपर 12 एकेडमिक पीसेस लिखे जाते हैं। जब वो 12 एकेडमिक पीसेस लिखे जाते हैं ना, तो उसमें वो होता है कि जी इसने पहले ये सोचा, फिर इसने वो सोचा, फिर इसने वो कड़ी मिलाई, फिर ये हुआ, और कुछ अरसे बाद वो आप पढ़ पढ़ के ना आप इसी नतीजे पे पहुंचते हो कि हाँ मैंने यही सारा कुछ किया था। लेकिन वो जावेद अख्तर और सलीम खान, उनसे जब पूछा कि यार हमने कुछ नहीं सोचा था, हमें नहीं पता था कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमने लिख दिया, लिख दिया, और हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी के पास्ट के कौन से जो चीजें हैं वो मुहर्रिकात हम पे असरअंदाज हो रही हैं, जिसके नतीजे में हम लिख रहे हैं, और हम 1974 में लिख रहे हैं, और 1975 में जो है इमरजेंसी नाफिज हो रही है, और वहां पे गरीब कैसे सोचता है, हम नहीं सोच रहे थे, हम लिख रहे थे। वो और बात है कि हमने भूख काटी हुई थी, ये था, लेकिन हम ये भी नहीं सोच रहे थे कि हमने भूख काटी हुई है। हम तो जब भूख काट भी रहे थे तो यही सोच रहे थे कि एक दिन तो हमने बड़े हो ही जाना। तो ये बड़ा खूबसूरत बात थी, वरना आपको ना वो पढ़ पढ़ के अपने ऊपर, अपने बारे में जो लिखा होता है ना, वो आपको पढ़ पढ़ के यकीन आना शुरू होता है कि मैंने ये सारा कुछ सोचा, उस वक्त ऐसे था, लेकिन ऐसे नहीं था। दूसरा सर, इतना उसके अंदर सबसे आई थिंक सर, जिसमें सारे हर बंदा जो था, 2 सीन जावेद अख्तर साहब के जिसके अंदर आई थिंक जो इंसान जिसको दिल लगा मैं पिघल गया था। एक तो वो जो बताता है भूख और नींद वाला जो डायलॉग होता है, वो आप प्लीज देखें, मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता, वो हर बंदे के लिए एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैं उसको बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। और एंड में सर जो एक शायरी सुनाते हैं, वो फॉरवर्ड जो किताब का, फॉरवर्ड खराब जो अपनी किताब का, मतलब सर वो उन दोनों सीन्स पे, और वो आप यकीन करें कि कोई राइटर पे, एक्टर पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे, वो हर इंसान के ऊपर अप्लाई होती है वो चीज़, अगर आप उसके बारे में सोचें थोड़ा सा। और वो इस खूबसूरती से उसको बोलता, तलफ़ुज़ तो बहुत मज़ेदार है उनका, तो जिस खूबसूरती से उन्होंने उसको बयान किया, बहुत आला। मुझे वो वर्ड मेरे लिए एक बड़ा टची पॉइंट बन गया था सर उसके अंदर। बिल्कुल। और वो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि वो जावेद अख्तर साहब से मैंने एक बड़ा मशहूर उनका किस्सा, जो उन्होंने शायद वैसे कैमरे पर भी सुनाया हुआ है, लेकिन मैंने उनके बिल्कुल सामने बैठ के सुना, और वो ये था कि फैज़ अहमद फैज़ साहब इंडिया गए मुशायरा पढ़ने, तो ये उन दिनों में स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये इन्होंने इरादा बनाया कि मैं भी जाऊंगा सुनने। तो जिस दिन वो दिन था मुशायरे वाला, तो इनके पास तो ना ट्रेन के पैसे थे, ना कुछ था, तो पाइया इन्होंने यहाँ अद्धा खरीद लिया पता। तो बहरहाल पीते पीते कहीं पैदल निकल पड़े, फिर उसके बाद कोई बस पे बैठ के बगैर टिकट के फिर वहां से निकाले गए, फिर को पैदल चल लिया टाइप, मुश्किल से उस जगह पे पहुंच गए। वो बस पहुंचने वाले थे, मतलब खत्म होने वाला था जब ये पहुंचे हैं, लेकिन बहरहाल ये बैठ के जैसे ही खत्म हुआ, वो उनको लेके फैज साहब को निकले हैं लोग, तो ये बीच में घुसे कि नहीं इधर से लेफ्ट हो जाए, इधर से यूं नहीं करना है, ऐसे वो एकदम से सबको लगा कि कोई इंतजामिया टाइप माहौल है ये।
तो करते करते फैज साहब गाड़ी में बैठे, ये साथ आके गाड़ी में बैठ गए और निकल के ये पहुंची है फैज साहब के होटल। फैज साहब ने भी पूछा कि हाँ जी बेटा क्या हाल है, उन्होंने कहा, मेरे को ठीक है। उधर पहुंचे हैं होटल में, तो जाहिर है वो पता था कि फैज साहब आए हुए हैं, तो उधर महफिल लग गई। तो क्या मजरूह सुल्तानपुरी, तो क्या और लिरिसिस्ट और शायर और सब उधर आ गए। तो अब ये उधर बैठे हैं, अब इनको फिर मिल भी गई मिल गए। अब वो रात को काफी टाइम हो गया, एक एक करके सबने जाना शुरू कर दिया। ये बैठे हैं इनके पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो फिर वो फैज साहब ने कहा कि मियां आप बड़ी देर हो गई, आप बेशक यहीं रह जाइए। तो साथ वाले बैठ गए। तो सुबह ही कहते हैं कि मैं उठा तो मैंने देखा कि कमरे में इंटरव्यू हो रहा है कोई प्रेस आई है और फैज साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। तो कहते हैं मैं उसमें उठा, मैंने इशारा किया और मैं यूं करके निकल गया। तो फिर उससे अगली दफा जब फैज साहब आए मुंबई, तो तब तक ये बन चुके हुए थे, ये बन चुके हुए थे। तो फिर इनके घर पे डिनर हुआ फैज साहब का एक बड़ा ग्रैंड। तो फैज साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि फैज साहब आपने पहचाना तो नहीं होगा। कहते नहीं तुम उस दिन रात सो के गए थे। जो इसमें एक छोटा, एक तो जाहिर है फैज साहब की भी अजमत है और उन्होंने भी पहचान लिया कि ये बंदा वो था। दूसरा ये है कि एक जो चीज थोड़ा सा वो है ना कि बहरहाल फैज साहब को ये भी पता होगा कि ये जानिसार अख्तर का बेटा है। तो एक वो जानिसार अख्तर के साथ तो इनकी कमराडरी वो थी ना, मतलब शायर एक बड़ा माहौल। और ये छोड़ के आए हुए थे उनको ना अपने बलबूते पे करने के लिए। सर दोनों का आपने कॉन्ट्रास्ट देखा है, इतनी सिमिलैरिटीज के दोनों छोड़ के आए, बैकग्राउंड्स तकरीबन सेम, फाइनेंशियल इकोनॉमिक उनका थोड़ा बहुत डिफरेंट। वो तो सलीम बेहतर थे। सलीम बेहतर थे। और सलीम को ये इसमें ये भी कहते हैं कि वो मेरे, सलीम की जो पहली बीवी और ये वो थे, वो मेरे पेरेंट्स की तरह थे, क्योंकि मैं तो बस उम्र में छोटे हैं उनसे, उनको भाई कहते हैं। लेकिन सर आप ये देखें कि उनकी पर्सनल लाइफ कितनी सिमिलर है कि पहली शादी से बच्चे, उसके बाद दूसरी की, पहली को छोड़ दिया है जो भी साथ रखा, बट दूसरी जो है मतलब जो है उनको भी बच्चे बुच्चे जो हैं वो उतनी इज्जत देते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने साथ साथ दिखाया, किसी वजह से दिखाया ना कि देखो यार वो अपनी अलहदगी में भी कॉन्सेप्ट दोनों के सर बिल्कुल सेम थे कि जिंदगी ऐसे करनी है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दैट, बहुत मजेदार था, बहुत मजेदार था। और वो मतलब डायनामिक जो उनका फैमिली का है, मतलब वो बड़ा स्ट्रेंज है। ऐसा अमूमन मिलता नहीं है। जिस तरह अरबाज खान कहता है ना कि मेरी अम्मी बार बार पूछती हैं कहीं जाना हो आना हो तो उनको भी बुलाओ, आना हो कि वो किधर है हेलन, उसको बुलाओ। तो और इधर इनको शबाना आजमी जो है वो, उनसे उनके कोई बच्चे नहीं, इनके भी उनसे कोई बच्चे नहीं है, बट वो कहते हैं शबाना आ जाती हैं और वाइफ दोनों का आपस में एक, उसको बुलाओ। और तो उनकी जो फॉर्मर वाइफ है जावेद, वो कहती है कि मुझे हमेशा उसी तरह रखते हैं, बुलाते हैं, करते हैं। वो तो वेरी खूबसूरत बात है ना एक सर। और वही उसके अंदर से जो कॉन्ट्रास्ट कितना मजे का है कि उन्होंने अलहदगी दिखाई इन दोनों की, फिर जाती जिंदगी की लहदगी दिखाई, लेकिन उस लहदगी में भी सर एक सिस्टम जो है वो चल रहा है, मतलब थिंग्स गो ऑन, चीजें रुकती नहीं है। आपको मैं वो शो पे हम कितने दफा कहते हैं कि इस चीज से डरते हैं ना, जो कि जी ये कर देंगे हम एक दफा तो फिर लोग क्या वो एकदम से सब अपनी जगह में फिट हो जाते हैं। जो मकसद जो होना है वो तो होना है, लाइफ गोज ऑन, जो मर्जी करना, रुकता बंदा सर किसी के लिए नहीं। और ये आई थिंक ये इसके अंदर बहुत एक जबरदस्त ये चीज दिखाई। एंड में सर कितना बेस्ट है जब वो बैठे हुए खान साहब सलीम खान और वो जावेद अख्तर आता है तो उठता है, वो कहता है बैठे, फिर उनका फोटो शूट होता है। फिर एक सर पोस्ट वो भी है जोया अख्तर कह रहा हूँ सॉरी, उसने फराह खान ने एक किया हुआ सिट डाउन जिसमें उनके बच्चे भी हैं और बाकी भी हैं। वो उसकी मैंने झलकियां देखी, मैंने पूरा 20-22 मिनट का है, यूट्यूब पे मौजूद है। वो भी इंटरेस्टिंग है अपने उससे। और सर लेकिन देखें आपके मुझे एक चीज लग रही कि ये कितनी चलाकी है अमेजोन की, और ये सलमान खान प्रोडक्शन है। अच्छा, कि एकदम से जिन लोगों को नहीं पता ना इस चीज़ के बारे में, जो कि होंगे यकीनन लोग होंगे जिनको इस दौर का नहीं पता, जो नए सिनेमा में पैदा हुए 90s का या 2000s का देखा है उन्होंने, वो कहेंगे यार एकदम हम चेक तो करें ये सारा था क्या। तो जो फिल्में जो अमूमन ऑन देयर ओन विदाउट दिस डॉक्यूमेंट्री बहुत देखी जाती होंगी, उनको कितना एक बूस्ट मिला होगा यार कि जरा चेक तो करें। और जो काम 29 फिल्में जो हैं, जो काम नहीं, इसमें बहुत सारी फिल्में होंगी जो मैंने शायद नहीं देखी हुई, आपने शायद सारी देखी हो, बट वो मैं देखना चाहता हूँ। वो लिस्ट मौजूद है मेरे पास, जब वक्त मिलेगा मैं देखूंगा बैठ के। बिल्कुल। और अब वो OTT पे मौजूद हैं। अब मतलब ऐसे ममालिक YouTube पे सारी मौजूद है सर। बिल्कुल, ऐसे ममालिक भी जहाँ पे अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो पायरेटेड कोई नहीं देखेगा। अब वो सही वाली देखेंगे, उसका रेवेन्यू फिर जाएगा उनके पास। सिर्फ दुनिया जो है ना कहाँ से कहाँ पहुंच गई है सर। बिल्कुल। और सर आप देखें हर जगह ना, अब हर साल मैं देखता हूँ कि पुरानी जो चीज़ें हुई होती हैं ना, जैसे मतलब
अभी मैंने उस दिन कहा था एक शो देखा मैंने, ब्लैक बर्ड, वो सीरियल किलर के बारे में था। ये एक चीज़ हुई एक ज़माने में, किसी अखबार में भी छपी होगी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक केस है, एक बंदा जेल के अंदर जो चीज़ें कर रहा है, अब उसमें शो बन गए, अब वो डॉक्यूमेंट होगी चीज़। अब जिनको नहीं पता था ना, वो फौरन फ़ोन खोल के ना देख रहे होंगे यार कि असल कहानी क्या थी, चाहे असल में कैसे दिखते थे ये वो। माई पॉइंट इज़ कि बहुत ज़्यादा सिनेमा और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, रियलिस्टिक, इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी वाले बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए शोज़ जो हैं। सर ये तो और बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह ये कि और ख़ास तौर पर चीज़ों की टाइमिंग बड़ी ज़रूरी है। मतलब अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये कितना ज़रूरी था कि इन दोनों के होते हुए ये डॉक्यूमेंट हो गया। बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सर उसके बाद तो मज़ा ही ना आता ना, ये दोनों ना होते खुदा ना खास्ता इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, तो बच्चों से सुनते हैं हम, डायरेक्टर सिप्पी बता रहा होता हमें, मतलब मज़ा ना आता ना उसके अंदर। और ब्रिलियंट सर, लेकिन हम, और अगेन मैं ये कहूँगा कि हमने इसको एंजॉय किया, इससे लुत्फ लिया, लेकिन हम सीखे बहुत सारी चीज़ें सीखे सर। ये कितनी सर, इसको ये आर्ट नहीं है सर, इसको हम कहना चाहिए हाई आर्ट कि मतलब आप एंजॉय भी कर रहे हो, आपको देखने का भी मज़ा आ रहा है, लेकिन आप कुछ सीख रहे हैं। जो राइटर्स हैं, इसके देखा था आपने, एक मोन्टाज था अप एंड कमिंग राइटर्स का, अब देखिए वो जो है जिसको नहीं वाकफियत इस चीज़ से, वो कुछ सीखेगा ना सर, कितनी बड़ी बात है। सर ये तो मेरा ख्याल है कि सबसे मुश्किल चीज़ जो है ना फिल्म में, वो स्क्रीन प्ले ही है। हाँ। उसकी वजह ये है कि कहानी है वो आपने दिखानी है। बात ये है कि वो जो कहानी है वो किसी की ज़िंदगी की हाइलाइट्स हैं। अब उसमें से क्या दिखाने वाला है और क्या नहीं दिखाने वाला, मतलब ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा मसला फिल्म के अंदर है वो ड्यूरेशन का है। हाँ। कि मतलब आप 1.5 घंटे से छोटी नहीं कर सकते, 3 घंटे से लंबी नहीं कर सकते अमूमी तौर पे। हाँ। अब इसमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, और जो नहीं दिखाना उसके ना दिखाने से कंटिन्यूटी का मसला तो नहीं हो रहा, ये तो समझ नहीं आ रही कि फिर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा कैसे। अब ये मतलब फिर मेरा तो ये ख्याल है कि अगर स्क्रीन प्ले लिखा जाए ना तो फिर फिल्म बनाना कोई मसला नहीं। हाँ सर, और जो लोग कहते हैं ना ऐसे स्क्रीन प्ले जो होता है दैट इज द बीटिंग हार्ट ऑफ द फिल्म, नहीं, मेरा नहीं ख्याल सर। मेरे ख्याल में वो दिमाग है, वो असल में दैट इज वेयर जो जहाँ लॉजिकली एक मूवमेंट होनी है, एक लीनियर किस्म की आपकी स्टोरी लाइन चलनी है, वो लिखने के लिए, ज़हन बनाने के लिए एक फिल्म का आपके पास भी ज़हन होना चाहिए और आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए। दिल तो सर आ जाता है, गानों से आ गया, एक्टिंग से आ गया, डायलॉग की डिलीवरी से आ गया, सेट से आ गया, कलर्स के हैं, वार्डरोब से आ गया, लेकिन जो पीछे बैकबोन है सारी, मतलब स्पाइनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपका, रादर मैं कहना चाहूँ, वो स्क्रीन प्ले आपका। अच्छी कहानी नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ अच्छी कहानी पे अगर स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं होगा तो कहानी फ्लॉप है। हाँ। बुरी कहानी शायद अच्छे स्क्रीन प्ले की वजह से चल सकती है। मतलब और अगेन अच्छी कहानी और बुरी कहानी होती क्या है? हाँ। मतलब ये तो बिल्कुल वैसे है कि मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ जिंदगी में कि हम पहले बचपन में ये बात करते थे कि जी अच्छी धुन क्या है, अच्छी धुन मतलब सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव है। और दूसरी चीज ये है कि वही 12 नोट्स हैं, उनको यूं कर लो वो कर लो, धुन अच्छी क्या है? बात तो ये है कि वो धुन आपके दिल को लगती है क्योंकि उसको चीजें अकम्पनी जब करती है ना, वो कॉर्ड जो आपने पीछे लगा दिया है उस नोट के ऊपर, बेस वो लाइन क्या क्या है, आ रही है, ड्रमिंग क्या आ रही है, बिल्कुल जो आपने उसका अरेंजमेंट कैसा किया है, उस पर लिरिक्स कैसे। वरना धुन तो अगेन मतलब कोई अगर बहुत ज्यादा बेसुरा ना गा रहा हो तो वही नोट्स हैं। हाँ, उनके खेलना है आपने। सर लास्टली इसके अंदर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो सलीम खान साहब की बड़ी ज़बरदस्त बात थी, वो ये थी कि उनसे पूछा कि आप नए अप एंड कमिंग राइटर्स को क्या कहेंगे। उन्होंने कहा लिखना है तो पढ़ो। अब अपनी किताबें दिखाती हैं बाइंडेड पुराने स्क्रीन प्लेस के, मैं पढ़ता हूँ। कितनी खूबसूरत बात है सर ये, और ये तो हमारे बुजुर्गान बड़े वो कहते हैं कि पढ़ोगे तो सीखोगे, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, पढ़ी जाओ देखो। और जावेद अख्तर का वो भी दिखाया उन्होंने फिर कि सर वो जब स्क्रीन पे लिखते थे तो वो शायद हिंदी में लिखते थे, ये उर्दू में डायलॉग लिखते थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट था सर। सर ये दोनों ही उर्दू में लिखते हैं। शायद वो भी उर्दू में लिखते हैं। हाँ हाँ, ये मेरे तो ख्याल है कि ये गाने हो गए और स्क्रिप्ट हो गए, ये बहुत लेट शुरू हुआ होगा हिंदी में लिखा जाना। क्योंकि ये तो सारे मतलब गाने तो हमेशा से उर्दू में ही होते थे। गाने तो हिंदी बहुत लेट हिंदी लफ्ज आने शुरू हुए हैं। इसी तरह ये कितनी मज़ेदार बात है कि इन्होंने जितनी फिल्में लिखी हैं उनमें से मेरे ख्याल में जावेद अख्तर ने तो किसी के भी लिरिक्स नहीं लिखे। बाद में फिर उनका एक, तो फिर बाद में एक और सफर शुरू हुआ जिसके अंदर गाने लिखना शुरू हुए। और वो भी मुझे वो इन्होंने ही कहीं पे बताया था कि मैंने 1-2 गाने शुरू के बहुत ख़राब किए, और वो ख़राब इस तरह किए कि जैसे शायद देखा एक ख्वाब, तो ये सिलसिले की बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि धुन असल में यूं थी लेकिन मुझे कोई लफ्ज़ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा जी मेरे से ये नहीं हो सकता, मैंने यही लिखा है। तो फिर जो है वो
प्रोड्यूसर ने भी कहा और कंपोजर ने भी कहा कि चलो ठीक है ये इस तरह कर सकते हैं। वो अच्छा नहीं हुआ लेकिन। तो मतलब अच्छे से मतलब ये है ना कि वैसे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, दिलकश लगता है, लेकिन अगर आप कंपोजर की धुन पे नहीं लिख सके और कंपोजर को आपकी वजह से धुन बदलनी पड़ गई, तो ये है तो फेलियर। हाँ, गलत बात है। तो ये उन शुरू में ये भी हुआ है, जावेद अख्तर से हुआ है, अब उससे बड़ा लिरिसिस्ट कोई नहीं है। लिरिसिस्ट कोई नहीं है सर, उसके अलावा जो वो कहानी लिख छोड़ते हैं, जो करते हैं अभी भी, मतलब ही स्टिल मतलब देयर ही, बहुत फिल्में उसके बाद भी आई हैं, बहुत फिल्में फिर उसके बाद उनके बच्चे भी आए इस फील्ड में, और उनके बच्चे तो मतलब एक्टिंग की हद तक तो फरहान अख्तर मतलब डेफिनेटली, बट वो लिखता भी बहुत अच्छा, फिल्में भी कर, जोया अख्तर इन ओन राइट बड़ी बड़ी ज़बरदस्त फिल्में उसने की हैं। उनके बच्चों को ले लें आप तो मतलब सलमान खान है, सलमान खान मतलब कितनी क्या ही हो गया उसके बाद को बात ही नहीं है, मतलब उस सुपरस्टार्स जो हैं उनमें बॉलीवुड के अंदर सलमान खान से ऊपर तो कोई नहीं है, मेरे नज़दीक तो कोई नहीं है। आई थिंक प्योर फैन फॉलोइंग के ऊपर सल्लू भाई से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल। फिर इनकी ये जो बाद में उन्होंने फिल्में लिखी इंडिविजुअली, उनमें वैसे तो शायद लक्ष्य भी शायद जावेद ने लिखी थी या उनके बेटे ने लिखी थी, शायद जावेद ने लिखी थी। लेकिन उसमें एक कंट्रोवर्सी भी बड़ी हो गई थी। इनकी फिल्म थी मैं आज़ाद हूँ। सो मैं आज़ाद हूँ छापा था मीर जॉन डो का। अच्छा, और ये आपको पता है कि हमारे इधर ना ये कोई मसला नहीं होता, चलता है ये। तो जो इसमें और अडेप्टेशन में तो कोई बुराई भी नहीं है। जो वाहिद चीज़ है वो ये है कि टीनू आनंद था मेरे ख्याल में डायरेक्टर, यही नाम था शायद उसका। वो उसने कहा जी कि इन्होंने मुझे बताया नहीं कि अडेप्ट किया मैंने, कि मैंने ये मीट जॉन डो, और मैंने मीट जॉन डो नहीं देखी भी थी। और वो कहते हैं कि फिल्म फ्लॉप हो गई इवेंचुअली, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मुझे बता देते और मैं वो देख लेता तो मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाता, तो मैं बेहतर फिल्म बना सकता। और कहते हैं कि जब मैंने गिला किया कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, जब बाद में पता लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता था कि तुम विजुअली उससे इंस्पायर हो। राइट। तो ये भी मसाइल चले हुए हैं। हाँ बिल्कुल सर, बाकी सर अगेन जिन्होंने नहीं देखी, अगेन इसके बीच ये मसाइल होते हैं, जब आप काम करोगे ना तो फिर मसले भी होंगे। जाहिर है सर, मसले सिर्फ उसके नहीं होते जो काम ही नहीं करता। सर बिल्कुल यही देख लें ना, इनको देख लें कहाँ से कहाँ मतलब एक इंडस्ट्री को चेंज करने वाले लोग, मेहनत वाली बात है ना सर, आप जहाँ बैठे रहोगे लगे रहोगे, एंड सर अगेन कंसिस्टेंसी, मतलब करते रहे, मतलब इसका आई थिंक जो बाकायदा पैगाम है वो सारी चीज़ का ये है कि देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, और हमारे बच्चे जो हैं वो मतलब एक अच्छी ज़िंदगी में दाखिल हुए हैं, बट हमने कुछ किया ना, मतलब मसले तो सर एक हिस्सा है हर चीज़ के। बिल्कुल। और बात ये है कि ये शुरू में तो आके डायलॉग राइटर लगे थे ना, मतलब स्ट्रगल के बाद जब इवेंचुअली नौकरी मिली तो वो डायलॉग राइटर की थी। तो कितनी फिल्में हैं जिसमें मतलब ये किसी प्रोडक्शन हाउस के अंडर एज मतलब बिल्कुल नौकरी रोज जाके तो लिखी जा रही, पेली जा रहे हैं और फिल्में बनी जा रही हैं। और कितने फिल्मों के बाद इन्होंने कहा जी कि अब ये पूरा कॉन्सेप्ट और स्क्रीन प्ले और सब कुछ तैयार, ये फाइल है और इस पे फिल्म बनेगी। और वाकई वो डायरेक्टर पे को भी सलूट है, जंजीर वाले को, जिसने इनको लिया कि इतने ज्यादा एक्टर्स के रिजेक्ट करने के बाद भी उसने कहा कि नहीं, स्क्रिप्ट यही रहेगा, स्क्रिप्ट नहीं चेंज होगा, एक्टर और ढूंढ लेते हैं। और फिर वो बाकी सर किस्मत तो होती है डेफिनेटली सर, इसके अंदर एंगल बहुत ज्यादा है किस्मत का, थोड़ी बहुत ही नहीं काफी होता है, लेकिन फिर सर अगर किस्मत खड़ी और तैयार और पीछे से आप सो रहे हो तो फिर तो क्या फायदा है किस्मत। दोनों का एक यूनिटी जाके हिट होती है तो फिर आप कहेंगे। फिल्म में ना इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं कि उसमें, और कोई एक बंदा भी केपेबल होता है पूरी फिल्म मट्टी करने का। तो मतलब वो लाइट वाला भी हो सकता है, वो लाइट वाला भी हो सकता है, वो एक्टर भी हो सकता है, वो कोरियोग्राफर भी हो सकता है, वो सिनेमाटोग्राफर, कुछ भी हो सकता है, कोई एक बंदा। सो ये किस्मत है कि फिल्म अच्छी बन जाए, आपकी जितनी मर्जी अच्छी तैयारी है। मतलब वही बात है कि शोले 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 हम करी जाते हैं। शोले में फर्स्ट चॉइस वाज शत्रुघ्न सिन्हा इंस्टेड ऑफ अमिताभ बच्चन। जमीन आसमान का बहुत फर्क हो जाता सर, बहुत ही फर्क हो जाता, मजा ही ना आता सर। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी ओन राइट इज ग्रेट, बट अमिताभ के ये भी हो जाता है ना कि कुछ चीजें बहुत ग्रेट बन जाए ना, उसमें किसी को यार अगर वो करता ना तो वो चुपेड़ मार देते नहीं यार ये हिताई, इट वाज रिटन फॉर हिम। बट अगेन ये किस्मत का रोल है सर सारा, कि आपको सही बंदा बिठा दिया आपने उसके ऊपर। तो बस जिन्होंने नहीं देखी वो देखिए ना कि मुन्ना भाई में शाहरुख खान था मुन्ना भाई, और शाहरुख खान को अगर तबीयत खराब ना होती और इलाज कराने इंग्लैंड ना जाना पड़ता
तो शाहरुख खान वाज मुन्ना भाई एमबीबीएस, संजय दत्त ना होता, संजय दत्त ना होता, और सर वो संजय दत्त के अलावा कार ही कोई नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता सर। संजय दत्त, मेरे तो ख्याल में सर वास्तव भी कोई नहीं कर सकता था, वो भी संजय सवाल ही नहीं दत्त, पैदा होता। कौन कर सकता है? अगेन संजय दत्त इज नॉट अ ग्रेट एक्टर, हाँ। लेकिन वास्तव की कास्टिंग ही वो है। बिल्कुल। बस सर कुछ चीजें फिर एक जेन में ना आप एक प्रोफाइल कर लेते हैं कि यार वो है ना, अवेलेबल है, उसके लिए लिखे। लेकिन मुन्ना भाई आई थिंक उसने नहीं लिखी थी संजय दत्त के लिए एसेंशियली, वो तो शाहरुख खान के लिए। संजू में ही वो दिखाता है कि इतनी स्क्रिप्टें हैं, तो उसका बाप फिर कहता है, परेश रावल जो प्ले कर रहा होता है कि ये मैं इसमें तुम्हारा बाप प्ले कर रहा हूँ, तो चलो पहुंचो सेट पे। और मुन्ना भाई बिकेम एन इंस्टेंट कल्ट क्लासिक, कल्ट तो नहीं मतलब क्लासिक फिल्म है, अब जबरदस्त है कॉमेडी के अंदर। और हिरानी की थी ना ऑब्वियसली, और हिरानी का काम उसके बाद देखें, बिल्डिंग ऑन मुन्ना भाई, उसने क्या क्या नहीं बनाया, बेहतरीन। तो सर बहरहाल इसको सब देखें, सब। ये मतलब इसको तो 5/5 दे रहे हैं हम यहाँ पे, सब क्योंकि ये असल में ये है ही नहीं, ये सबक समझिए, एजुकेशन है ये मेरे ख्याल में, और आप एंजॉय भी करेंगे सर। जो एजुकेशनल चीज़ आपको पसंद भी आना शुरू हो जाए, उससे ऊपर कुछ चीज़। वाह। बहरहाल इजाज़त लेते हैं सर, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।